एक बेकार आध्यात्मिक जड़ से एक पल में दिव्य जड़ बन जाना। लोग मजाक में मुझे तलवार मास्टर कहते हैं, लेकिन मुझे अचानक लगता है कि उंगली उठाने से भी तलवार की जबरदस्त एनर्जी निकलती है। यह सब एक जादुई खूबी की वजह से है। जब भी कोई मेरी तारीफ करता है तो वह चीज सच हो जाती है जिसकी वह तारीफ कर रहा है। 18 साल पहले मैं एक काल्पनिक दुनिया में चला गया था और मेरे गुरु ने मुझे एक पहाड़ के नीचे पाया और पाला पोसा। हालांकि क्योंकि संप्रदाय ने 30 साल से आध्यात्मिक जड़ वाला कोई शिष्य नहीं दिया था, इसलिए अगले ही दिन ऊंचे संप्रदाय वाले किसी को संप्रदाय को खत्म करने के लिए भेज देंगे। मेरे सिर्फ 5 साथी शिष्य नतीजों के डर से, पारिवारिक मामलों के बहाने हमारे गुरु को अलविदा कह चुके हैं और आंगन में तोड़फोड़ कर चुके हैं। कुछ भी कीमती ना पाकर वे बड़बड़ाते हुए पहाड़ से नीचे चले गए। सिर्फ मैं, जिसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, अपने बूढ़े गुरु के साथ संप्रदाय की शान के खोने का दुख मनाता हुआ बचा हूं। लेकिन मैं एक साधु के तौर पर अपना फर्ज निभाऊंगा। भले ही कल पंथ खत्म हो जाए, मैं फिर भी उठूंगा और घंटी बजाने वाली जगह की तरफ जाऊंगा। क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जाकर उन घंटियों को बजाऊंगा जिन्हें मैं 17 साल से बजा रहा था। एक आखिरी बार घंटी बजाने वाली जगह पर हर 10 फीट पर एक हथेली के साइज की लोहे की घंटी थी। ये ऊंचे पंथ से मिले तोहफे थे और सिर्फ बहुत काबिल शिष्य ही इन्हें तोड़ सकते थे, जिनकी आध्यात्मिक जड़ें बहुत गहरी हों। चारों ओर देखने पर आगे की लाइन में 80 टूटी हुई लोहे की घंटियां हमारे पंथ की पुरानी शान का सबूत थीं। फिर भी 17 साल बजने के बाद मेरे सामने वाली घंटी बिना एक भी दरार के बिल्कुल सही सलामत थी। मैं बस बड़बड़ाता रहा और बजाता रहा। जैसे ही घंटी बजी, मेरे गुरु ली चांगशेंग मुझे पीछे हटते हुए देख रहे थे, बार बार आहें भर रहे थे। अगर तुम्हारी समझदारी और मेहनत से तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ें होती तो तुम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता था। अफसोस है। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और वह उदास होकर मुड़ गया। लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, जब मैं घंटी बजा रहा था, मुझे अचानक अपने शरीर में एक गर्माहट महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे मेरे डैनेटियन में अचानक कुछ आ गया हो। यह एक ऐसी फीलिंग थी जो मैंने 10 साल से ज्यादा समय से महसूस नहीं की थी। उस नामुमकिन संभावना के विचार ने मुझे उत्साह से भर दिया। जब मैंने हथौड़ा उठाया और लोहे की घंटी पर एक बार फिर प्रहार किया, एक जोरदार घंटी गूंजी और मेरे मालिक, जो पहले ही मुड़ चुके थे, ने अचानक उसे सुना। जैसे ही घंटी धीमी हुई, एक हल्की सी चटकने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही मैं बिना किसी रोक टोक के उत्साह के साथ घंटी बजाता रहा, टूटी हुई लोहे की घंटी अनगिनत टुकड़ों में टूट गई। 18 लंबे सालों के बाद आखिरकार मैंने अपनी आध्यात्मिक जड़ को जगा लिया था। मुझसे भी ज्यादा उत्साहित मेरे गुरु ली चांगशेंग थे, जो कांपते हुए मेरे पास दौड़े, जैसे उनके अपने बच्चे को किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया हो। अगर संप्रदाय के पास इतने कम पैसे नहीं होते तो वे एक बड़ी दावत देकर दुनिया को खुशखबरी सुनाते। अगली सुबह ऊपरी संप्रदाय किंगयुन संप्रदाय के 2 डीकन बादलों पर आए। उनका मकसद संप्रदाय को खत्म करना था। तभी मुझे पता चला कि मेरे गुरु ली चांगशेंग असल में ऊपरी संप्रदाय किंगयुन संप्रदाय के रक्षक थे। ऊपरी संप्रदाय ने उनकी 80 से ज्यादा सालों की सेवा को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करने और साधना करने के लिए किंगयुन संप्रदाय में लौटने की इजाजत दे दी। लेकिन मेरे गुरु के चेहरे पर मुश्किल से दबी मुस्कान देखकर मुझे पता था कि वे नाटक करने वाले हैं। ली चांगशेंग ने स्टीवर्ड का ऑर्डर तुरंत नहीं माना, बल्कि कहा कि सेक्ट में एक और शिष्य है जिसकी आध्यात्मिक जड़ें हैं और उसे उम्मीद थी कि स्टीवर्ड मुझे साधना के लिए किंगयुन सेक्ट में वापस ले जा सकेगा। तभी दोनों स्टीवर्ड ने अपने सुंदर युवा शिष्य को देखा और उनमें से एक ने तुरंत मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे देखा। यह पक्का करने के बाद कि मेरी जड़ें वाकई आध्यात्मिक हैं, बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ हिलाए और हमें हवा में उठा लिया। हम चारों पूरे 5 घंटे बादलों के बीच उड़ते रहे और आखिरकार अपनी मंजिल किंगयुन सेक्ट पर पहुंचे। अपने सामने बादलों से ढकी चोटियों को देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, एक झरना 3000 फीट नीचे गिरता है, जैसे मिल्की वे 9वें आसमान से गिर रही हो। मेरी बातों ने दोनों स्टीवर्ड को हैरान कर दिया। इस बात के साथ कि मेरे गुरु ने कहा कि मैंने कविता की ये 2 लाइनें 5 साल की उम्र में लिखी थीं, उन्होंने उत्साह से सुझाव दिया कि जब मैं संप्रदाय में शामिल हो जाऊं तो मुझे वेंकू पैवेलियन में शामिल होना चाहिए और शायद एक दिन मैं कन्फ्यूशियस संत बन सकूं। इसके बाद
वे मुझे एक छोटी सी चोटी पर ले गए, जो उन शिष्यों के इकट्ठा होने की जगह थी जो अभी तक संप्रदाय में शामिल नहीं हुए थे। हर कोई कल की दीक्षा भोज में हिस्सा लेने का इंतजार कर रहा था। मुझे यह बताने के बाद कि कोई इंतजाम कर देगा, दोनों प्रबंधक मेरे गुरु ली चांगशेंग के साथ चले गए। जैसे ही मैंने अपने गुरु को विदा किया, मैंने अपने पीछे किसी को पूछते हुए सुना, क्या तुम नए शिष्य हो? मैं मुड़ा और एक सुंदर जवान लड़की को देखा। उसने कहा कि उसका नाम सू कियाओवेर है, जो संप्रदाय के संरक्षक की बेटी है। यह जानने पर कि मैं भी कल के भोज में शामिल हो रहा हूं, सू कियाओवेर ने मुझे रहने की जगह ढूंढने के लिए अपनी मर्जी से आगे बढ़ाया। हमारी बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि कल की दावत का इंतजार कर रहे सभी शिष्यों की आध्यात्मिक जड़ें थीं। दावत सिर्फ शिष्यों को रैंक देने के लिए थी और आध्यात्मिक जड़ों को 7 लेवल में बांटा गया था। साधारण से लेकर बेहतर तक हर लेवल एक अलग रंग का था और शिष्य को मिलने वाली अहमियत का लेवल दिखाता था। जब सू कियाओवेर ने मुझे रहने के लिए एक साफ जगह ढूंढी तो मैंने बेशर्मी से उससे मुझे घुमाने के लिए कहा, यह कहते हुए कि मैं संप्रदाय के माहौल से जान पहचान करना चाहता हूं। जैसे ही हम घूम रहे थे, भीड़ में अचानक हंगामा मच गया। अच्छे कपड़े पहने 3 घमंडी नौजवान हमारे पास से गुजरे। सू कियाओवेर ने मुझे बताया कि ये तीनों राजवंश के राजकुमार थे, जिनकी आध्यात्मिक जड़ें शाही परिवार की कड़ी मेहनत से मजबूत हुई थीं। अफवाह थी कि उनमें से एक के पास तो स्वर्गीय स्तर की आध्यात्मिक जड़ें भी थीं। मैं इन तीनों से जलन किए बिना नहीं रह सका कि वे इतने खास पद पर पैदा हुए थे। सू कियाओवेर ने मेरी बेचैनी देखी और जल्दी से मुझे दिलासा देते हुए कहा, जलन की क्या बात है, शायद तुम चुने हुए हो, तुम्हारे पास एक टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल जड़ है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, मुझे अचानक अपने डैनेटियन में एक जानी पहचानी गर्माहट महसूस हुई। हालांकि यह गर्माहट कुछ देर के लिए थी, जिससे मुझे हैरानी हुई कि क्या मैं कुछ सोच रहा हूं। जब सू कियाओवेर ने पहले एक टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल जड़ को जगाने की मेरी काबिलियत की तारीफ की थी, तो मुझे अपने डैनेटियन में कुछ अजीब लगा। लौटने के बाद मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और पालथी मारकर बैठ गया। यह देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या मैं अपने डैनेटियन में क्या हो रहा है। बेशक मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने तो फॉर्मल साधना भी शुरू नहीं की थी। भले ही मेरे पास एक स्पिरिचुअल जड़ थी, मैं एक आम इंसान से अलग नहीं था। अगली सुबह सेक्ट स्क्वायर में घंटी बजी, शिष्यों को बुलाया गया। स्पिरिट बैंक्वेट के रास्ते में मैं अपनी इकलौती पुरानी जान पहचान वाली सू कियाओ से टकरा गया। स्क्वायर पहुंचने पर हमने एक दिल दहला देने वाला नजारा देखा। यह बीच में रखा हुआ ऊंचा स्पिरिट बैंक्वेट क्रिस्टल नहीं था, बल्कि वे 3 राजकुमार थे जिनसे मैं एक दिन पहले मिला था, जो सुनहरी रोशनी में आसमान से उतर रहे थे। इससे पता चलता है कि उन्होंने संप्रदाय में शामिल होने से पहले साधना शुरू कर दी थी। मैं यह देखकर हैरान रह गया कि सही परिवार में पैदा होना कितना जरूरी है। तभी भीड़ फिर से चौंक गई। एक और आसमान से उतर आया है। यह लिन किंगस्यू थी, ईविल ब्लू डायनेस्टी की नई पवित्र युवती। उसकी एंट्री पिछले 3 राजकुमारों जैसी ही थी। फर्क यह था कि लिन किंगस्यू के पास एक ऐसा औंदरा था जिससे कोई नहीं मिल सकता था। अफवाह थी कि उसके पास ग्रेड अर्थ स्पिरिचुअल रूट या उससे भी ऊंचा हो सकता है। जैसे ही स्पिरिट बैंक्वेट शुरू हुआ, टेस्टिंग से गुजर रहे ज्यादातर शिष्यों के पास या तो साधारण या ऊंचे ग्रेड के स्पिरिचुअल रूट थे। सिमा शुन और यंग मास्टर ओयांग समेत 3 डैशिंग राजकुमारों के पास सियान ग्रेड अर्थ लेवल स्पिरिचुअल रूट थे और उन्हें तुरंत एक पैविलियन मास्टर और एक पैलेस मास्टर ने पर्सनल शिष्य के तौर पर स्वीकार कर लिया। दूसरे राजकुमार किन हाउटियन, जो ग्रेट किन राजवंश के क्राउन प्रिंस थे, ने राजवंश की किस्मत के आशीर्वाद से अपने सियान ग्रेड स्पिरिचुअल रूट को पर्पल ग्रेड हेवन लेवल स्पिरिचुअल रूट में अपग्रेड कर लिया। यहां तक कि किंग युन सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने भी बार बार तारीफ नहीं की। इस बच्चे का भविष्य अच्छा है। पवित्र युवती लिन किंग अक्स्यू का अगला टेस्ट और भी हैरान करने वाला था। उसने राजवंश की किस्मत पर भरोसा नहीं किया, बल्कि सेक्ट मास्टर्स के उलट सीधे पर्पल ग्रेड हेवन लेवल स्पिरिचुअल रूट के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया। लिंजन सेक्ट मास्टर्स की खुशी के उलट किन हाउटियन, जिसके पास भी हेवन ग्रेड स्पिरिचुअल रूट था, के हाव भाव में थोड़ा बदलाव दिखा, जबकि सिमा झुन और यंग मास्टर ओयांग अपनी निराशा छिपा नहीं सके। उन्हें लगा था कि वे पहले से ही टॉप पर हैं, लेकिन अचानक हेवन ग्रेड स्पिरिचुअल रूट वाले 2 और टैलेंटेड लोग एक के बाद एक सामने आ गए। जब बड़े स्टीवर्ड ने लिन मोहेंग का नाम पुकारा तो मैं घबराकर स्पिरिट टेस्टिंग क्रिस्टल के पास गया।
मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मेरी स्पिरिचुअल जड़ हाई ग्रेड है या लो ग्रेड। मैं इस बात से हैरान था कि मुझे इन 4 चमत्कारों के बाद क्यों रखा गया था। अजीब नजरों से मुझे घूर रही शांत भीड़ को देखकर मेरा बढ़ा हुआ हाथ ऐसा लगा जैसे वह किसी कैक्टस को छू रहा हो। जब मेरी हथेली ने आखिरकार क्रिस्टल को छुआ तो वह गहरे ग्रे रंग से चमक उठा, जो एक नश्वर स्पिरिचुअल जड़ को दिखाता था। देखने वालों ने सिर हिलाया और आह भरी, क्या नश्वर और जीनियस में यही फर्क है। थोड़ी दूर पर सू कियाओएर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके चेहरे पर अफसोस था, लेकिन कुछ ही पल बाद क्रिस्टल का रंग तेजी से बदल गया। ग्रे से सफेद और पीले रंग में चमकते हुए फिर नारंगी रंग पर रुक गया। बस कुछ ही सांसों में मेरी स्पिरिचुअल जड़ की क्वालिटी स्पिरिचुअल बॉडी लेवल तक पहुंच गई। भीड़ हांफने लगी, मुझसे जलन करने लगी कि मैं उस संप्रदाय का मुख्य शिष्य बन गया हूं। जैसे ही एल्डर स्टीवर्ड मेरे टेस्ट के रिजल्ट बताने वाले थे, मेरे हाथ के नीचे रखे क्रिस्टल का रंग फिर से बदलने लगा। पहले ऑनरेन से सियान हो गया। इससे नीचे देख रहे 2 राजकुमारों के होश उड़ गए। लेकिन जब क्रिस्टल पर सियान रंग पूरी तरह से पर्पल रंग में बदल गया तो पूरा स्पिरिट टेस्टिंग स्क्वायर आखिरकार खुशी से झूम उठा। हेवनली ग्रेड स्पिरिचुअल रूट वाला एक और चमत्कार कहीं से भी प्रकट हो गया। घमंडी किन हाउटियन भी कांप गया। उसने इस हेवनली ग्रेड स्पिरिचुअल रूट को मुश्किल से जगाने के लिए राजवंश की पूरी दौलत खर्च कर दी थी। मैंने बिना किसी बैकग्राउंड के इसे इतनी आसानी से हासिल कर लिया था। हालांकि आखिरकार हर कोई बहुत ऊपरी था। मेरे हाथ में रखे पर्पल क्रिस्टल से एक जादुई लाल रोशनी निकलने लगी। इस पल पूरी दुनिया उबल पड़ी। विशाल स्पिरिट टेस्टिंग प्लाजा कांपने लगा। जमीन पर कंकड़ भी हिलने लगे। सिर्फ एक टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल रूट के जन्म से ही ऐसी एनोमलीज हो सकती हैं। यहां तक कि सेक्ट लीडर ने भी सांस लेने की हिम्मत नहीं की और 3 जोरदार घंटियां बजीं। ये पंथ की सबसे ऊंची चोटी पर लगी पुरखों की घंटियां थीं। पुरखों की घंटी के 3 बार बजने का मतलब था कि पंथ में एक टॉप ग्रेड आध्यात्मिक जड़ का जन्म हुआ है। जैसे ही स्पिरिट टेस्टिंग क्रिस्टल पूरी तरह से लाल हो गया, भीड़ में मौत जैसी खामोशी के बाद पहले कभी नहीं हुई ऐसी सांसें फूट पड़ी। अलग थलग और बेपरवाह लिन, किंगक्सू सहित सभी का चेहरा पीला पड़ गया और वे कांपते हुए मुझे घूरने लगे। किंग यून पंथ के मास्टर ने धीरे से कहा, हमारा किंग यून पंथ एक चमत्कार पैदा करने वाला है। लेकिन अगले ही पल स्थिति एकदम बदल गई। लाल क्रिस्टल ने सीधे आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा में कंपन पैदा कर दिया। जो शिष्य पहले से ही साधना कर रहे थे, उन्हें अचानक लगा कि उनके शरीर फट रहे हैं। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग खत्म हो रही है। पंथ के मास्टर को सबसे पहले पता चला कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत उड़ गए, हवा में हाथ की मोहरें बनाई और एक जादू किया, जिससे क्रिस्टल के आसपास के इलाके में रोशनी के लिए शीशे में एक काल्पनिक छवि बन गई। तभी बेकाबू आध्यात्मिक एनर्जी स्थिर हुई। सबको उत्साह से टॉप ग्रेड आध्यात्मिक जड़ चिल्लाते हुए देखकर, बड़ों की आंखों में इच्छा की आग देखकर, हजारों में एक बार होने वाली घटना कहते हुए, तीनों राजकुमारों को उदास चेहरों के साथ और लिन किंगजू को कांपती पलकों और भींची मुट्ठियों के साथ देखकर मैं भी बहुत खुश हुआ। 18 साल तक दुनिया में रहने के बाद मैं आखिरकार इस दुनिया में एक चमत्कार बन गया था। दूर खड़ी सू कियाओएर भी उत्साह और गर्व से भरी हुई थी। यह नतीजा ठीक वैसा ही था जैसा उसने कल अंदाजा लगाया था। थोड़ी देर बाद जियांगनान और जियांगबई के 2 डीकन आखिरकार मेरे गुरु के साथ आ गए। यह देखकर कि उनके शिष्य ने एक टॉप ग्रेड आध्यात्मिक जड़ जगा दी है, ली चांगशेंग एक पल के लिए हैरान होने के बाद तुरंत हंस पड़े। उन्होंने हंसते हुए मेरा कंधा थपथपाया। मुझे पता था कि तुम बहुत टैलेंटेड हो। मैंने कहा था, बस एक टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल रूट। अगर तुमने कोई लेजेंडरी डिवाइन स्पिरिचुअल रूट भी जगा दिया तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। उनकी जानबूझकर बढ़ाई गई आवाज ने वहां मौजूद सभी लोगों को शर्मिंदा कर दिया। मैं पहले से ही अपने मास्टर की शेखी बघारने की आदत का आदी था। हालांकि जैसे ही मेरे मास्टर ने बोलना खत्म किया, मुझे अचानक अपने डैनेटियन में एक तेज उछाल महसूस हुआ, जैसे उसके अंदर कोई तेज आग जल रही हो। और सबकी चौकस निगाहों के नीचे मेरे हाथ में पकड़ी हुई लाल क्रिस्टल की घंटी सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। सेक्ट का लीडर, जो हवा में सुनहरी घंटी को चला रहा था, अचानक अपना एक्सप्रेशन बदल लिया। उसने तुरंत किंग यून सेक्ट में सभी को अपनी आवाज पहुंचाई और उन्हें तुरंत रिजुविनेटिंग सन एरे को एक्टिवेट करने का ऑर्डर दिया। तुरंत सेक्ट की सभी चोटियों से बहती रोशनी पर सवार आकृतियां निकलीं। जैसे ही मुसीबत की आवाजें गूंजीं,
बादलों और धुंध से बनी एक बनावट दिखाई दी जिसने तेजी से पूरे किंगयुन सेक्ट को घेर लिया। अगले ही पल गूड स्पिरिट क्रिस्टल अचानक सुनहरी रोशनी के साथ फूट पड़ा, जिससे सबकी पलकें एक बार फिर जोर से झपकने लगीं। उन्हें पुरानी कहानी याद आ गई। जो लोग सुनहरे दिव्य ग्रेड स्पिरिचुअल रूट को जगाते थे वे 9 प्रांतों के चुने हुए लोग थे। जैसे ही गूड स्पिरिट क्रिस्टल चमकदार सुनहरी रोशनी के साथ फूटा, सेक्ट की सबसे ऊंची छोटी पर रखी पुरखों की गोलियां एक बार फिर गूंज उठीं। मेरी हथेली के नीचे रखा गूड स्पिरिट क्रिस्टल तुरंत टूट गया, फिर एक दरार के साथ बिखर गया। शुभ ऊर्जा वाली सुनहरी लहरों को फैलते देखकर सेक्ट के लीडर ने जल्दी से सभी को सन रिस्टोरिंग एरे को मजबूत करने का आदेश दिया। हालांकि उसे हैरानी हुई कि सुनहरी रोशनी ने उसे तैयारी करने का कोई समय नहीं दिया। ड्रैगन के आकार की सुनहरी रोशनी की एक किरण आखिरकार उस व्यूह को तोड़कर आसमान में उठी और हजारों मील लंबे पहाड़ों और नदियों को सुनहरा रंग दिया। इस अजीब घटना ने तुरंत 9 प्रांतों के अनगिनत ताकतवर लोगों को डरा दिया। कई ताकतवर लोग किंगयुन संप्रदाय की ओर दौड़े, इस चुने हुए व्यक्ति को खोजने के लिए उत्सुक थे जिसके पास दिव्य स्तर की आध्यात्मिक जड़ थी। किंगयुन संप्रदाय की सबसे ऊंची चोटी पर 75वें संप्रदाय के नेता की मूर्ति कांपने लगी और ग्रैंड मास्टर, जो 5 साल की उम्र में 10,000 साल से शून्य में थे, ने अपनी दिव्य भावना प्रकट की। अपने हाथ के एक हल्के से इशारे से उन्होंने एक और भी मजबूत किंगयुन सन रिस्टोरिंग व्यूह को एक्टिवेट किया, जिससे एक बादल का बवंडर निकला जिसने तुरंत सुनहरी शुभ रोशनी को निगल लिया। यह घटना इतनी जल्दी शांत हो गई कि आने वाले ताकतवर लोग अपना संतुलन खो बैठे। फिर ग्रैंड मास्टर ने संप्रदाय के नेता की ओर मुड़कर उसे निर्देश दिया कि मुझे इस चुने हुए व्यक्ति को ध्यान से पालें। यह सब करने के बाद ही उनकी दिव्य भावना खत्म हुई। अपने सामने टूटे हुए क्रिस्टल को देखकर मैं शिकायत करने ही वाला था कि अचानक मैंने ऊपर देखा और पाया कि सेक्ट लीडर, एल्डर्स, यहां तक कि 3 प्रिंस और यहां तक कि लिन किंगक्सू और सभी चेले मुझे ध्यान से देख रहे थे। मैं पीछे हट गया। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। मास्टर ली चांगशेंग सबसे पहले आगे आए। मुस्कुराते हुए अपने अच्छे चेले की तारीफ करते हुए कहा कि डिवाइन ग्रेड स्पिरिचुअल रूट ने उन्हें बहुत गर्व दिलाया है। मैंने अपने सामने बैठे बूढ़े आदमी को देखा। मुझे बहुत अजीब लगा। ऐसा लगा कि वही थे जिन्होंने अभी कहा था कि यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि मैंने एक डिवाइन ग्रेड स्पिरिचुअल रूट जगाया था। और सच में मैंने एक डिवाइन ग्रेड स्पिरिचुअल रूट जगाया था और उस दिन घंटी बजाने वाले एरिना में वह भी कुछ बुदबुदाते हुए लग रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बूढ़े आदमी की बातें आशीर्वाद थीं? गूड स्पिरिट क्रिस्टल के टूटने की वजह से गूड स्पिरिट असेंबली खत्म हो गई और दूसरे चेले स्टीवर्ड्स के पीछे पीछे अपनी अपनी चोटियों पर चले गए। पूरे प्लाजा में सिर्फ 3 राजकुमार, लिन किंगक्सू और मैं ही बचे थे। संप्रदाय के नियमों के मुताबिक अर्थ ग्रेड या उससे ऊपर के स्पिरिचुअल रूट वाले लोग ही पीक मास्टर के पर्सनल शिष्य बन सकते थे। दायेन पीक के पीक मास्टर सिमा रैन ने सिमा झुन को अपना लिया, जो उसी कबीले से था। होंगे पीक के पीक मास्टर ये किंग ने प्रिंस ओयांग को अपना लिया। किन हाउटियन को पियाओमियाओ पीक के पीक मास्टर जाओ कियान ने पकड़ लिया और शाओयिन पीक के पीक मास्टर हुआ मेई ने अलग थलग रहने वाले लिन किंगक्सू को अपना लिया। बाकी 30 से ज्यादा पीक मास्टर्स की आंखें जल रही थीं। वे मुझे एक दिव्य स्पिरिचुअल रूट वाले चुने हुए व्यक्ति को अपना शिष्य बनाना चाहते थे। संप्रदाय के मास्टर ली जुआनजी ने सबसे पहले मुझे अपना शिष्य बनाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन ये किंग ने उन्हें बीच में ही रोक दिया, जो पहले ही एक शिष्य बना चुके थे। इसके अलावा जाओ कियान और सिमा रैन ने भी मेरे लिए मुकाबला किया, यह कहते हुए कि मेरा साधना का रास्ता उनके लिए ज्यादा सही है। बाकी 32 पीक मास्टर्स ने भी मुझे घेर लिया, मुझे अपना शिष्य बनाने के लिए होड़ कर रहे थे। युक्सियू पीक के पीक मास्टर ने कहा कि वह मेरे साथ भाई बनना चाहते हैं। लिंगफेंग पीक के पीक मास्टर ने मुझे चुनने के लिए रिसोर्स देने का वादा किया और यहां तक कि एक महिला पीक मास्टर ने सीधे मुझे एक टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल पाइथन तलवार दे दी। ये देखकर दूसरे पीक मास्टर्स और चुप नहीं बैठ सके। कुछ ने 100 बैटल्स ड्रैगन स्केल आर्मर दिया, जो क्रिएशन रियल्म एक्सपर्ट के हमलों को झेल सकता था, जबकि दूसरों ने ताई जेन जेड ब्रेसलेट और कैओस पियरलेस जेड जैसे अर्थ ग्रेड खजाने दिए। दूसरे शिष्यों की आंखें जलन से लाल हो गईं और इन पीक मास्टर्स के पर्सनल शिष्यों की आंखों में आंसू आ गए। सेक्ट मास्टर ली जुआनजी ने स्थिति को काबू से बाहर होते देखकर चिल्लाकर कहा कि वह हेवन ग्रेड
एरेविन ट्रेजर तो हफ्ते में देंगे। फिर उसने हाथ की मोहरें बनाई और एक जादू किया जिससे संप्रदाय की सबसे ऊंची छोटी जोर से कांपने लगी। धरती और चट्टानें ऐसे फटने लगीं जैसे कोई बड़ा खजाना निकलने वाला हो। इससे दूसरे छोटी के गुरु डर गए, जिन्होंने तुरंत हार मान ली और उससे रुकने को कहा। मैंने देखा कि पैदा होने वाला खजाना वापस ले लिया गया। मेरा दिल निराशा से भर गया। उस चालाक ली जुआनजी ने असल में मुझे खाली हाथ अपना शिष्य बना लिया था। मुझे मिले पृथ्वी ग्रेड के जादुई खजानों के ढेर को देखकर मैं आंखों में आंसू लिए बस सहमत हो सका और वहीं शिष्य बनने की रस्म पूरी कर दी। घटना के बाद संप्रदाय के गुरु ने मेरे गुरु ली चांगशेंग के गुनाहों को माफ कर दिया और मुझे पालने पोसने में उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें एक रक्षक की कमर का टोकन और 100 साल की सैलरी भी इनाम में दी। वापस मुड़कर वह दूसरे छोटी के गुरुओं को यह हिदायत देना नहीं भूले कि वे मेरे दिव्य ग्रेड आध्यात्मिक जड़ के जागने की खबर न फैलाएं। आखिर में वह मुझे उठाकर सबसे ऊंची छोटी की ओर उड़ गया और पीछे छोटी के मास्टर्स का एक ग्रुप छोड़ गया जिन्होंने खजाना खो दिया था और कोई शिष्य नहीं बनाया था। उनके चेहरे पर कड़वाहट थी और उनकी आंखें बेबसी से भरी थीं। सेक्ट मास्टर ली जुआनजी ने मुझे सबसे ऊंची चोटी पर ले जाने का फैसला किया और रास्ते में मुझे सेक्ट के अलग अलग पहलुओं से मिलवाया। जैसे ही हम फ्लावर पीक के पास से गुजरे, मुझे फूलों की खुशबू के साथ एक अजीब सी खुशबू आई और मैंने आराम से ये लाइनें दोहराई। एक अजीब सा दुख और छिपा हुआ गुस्सा पैदा होता है। सेक्ट मास्टर ने मेरी तारीफ की इंसारत की और कहा कि मैं सच में चुना हुआ कहलाने का हकदार हूं, क्योंकि मैंने फ्लावर पीक मास्टर के विचारों को सच में समझ लिया है। सेक्ट की सबसे ऊंची छोटी पर पहुंचने पर मैंने आखिर में छोटी पर लटकी हुई बैंगनी सुनहरी पुश्तैनी घंटी देखी, जिसके चारों ओर की रोशनी बहुत तेज थी। सेक्ट मास्टर ने कहा कि यह ग्रैंड मास्टर की छोड़ी हुई एक पवित्र चीज थी, जिसमें शुरू में किस्मत और बदकिस्मती देखने और जीनियस लोगों की प्रतिभा को पहचानने की ताकत थी, लेकिन पहले यह ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही बजती थी। लेकिन मैंने एक अपवाद के तौर पर अनगिनत बार पूर्वजों की घंटी बजवाई। किंग यून हॉल के अंदर सेक्ट मास्टर ने, जिनका चेहरा गंभीर था, मुझसे स्वर्गीय दांव की कसम दिलाई और वादा किया कि दांव वंश हासिल करने के बाद भी वे किंग यून सेक्ट की रक्षा करेंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने झुककर कसम खाई। तुरंत ऐसा लगा जैसे मेरे माथे पर भगवान की इच्छा उतर आई हो। मैं समझ गया कि यही भगवान के बंधन का कारण था। फिर सेक्ट मास्टर ने मेरे दिल में 2 उंगलियां डाली और मेरे दिमाग में मिड ग्रेड स्वर्गीय रैंक पर्पल क्यूई ईस्टवर्ड गोल्डन क्यूई भेजा। यह किंग यून सेक्ट का असली साधना का तरीका था, जिसे पर्पल स्टार सेज द्वारा पर्पल क्यूई सुप्रीम कैनन के एक हिस्से से अपनाया गया था। मैंने अपनी आंखें बंद की और तरीके के अनुसार आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया। मेरी पहले से अंधेरी चेतना के समुद्र में रोशनी के बिंदु दिखने लगे, जो एक काले पर्दे को रोशन करने की तरह घने थे। जल्द ही कुछ दर्जन सांसों के अंदर मेरी डेंटियन ने भी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ एक कनेक्शन बना लिया। कुछ दर्जन सांसों के बाद ही मेरे चारों ओर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बहुत बड़ा बवंडर बन गया, जो आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को तेजी से खींच रहा था। बेशक मैंने आसानी से क्यूआई इंडक्शन प्रोसेस पूरा कर लिया था, लेकिन जब मैंने पर्पल क्यूआई को महसूस करने की कोशिश की तो मुझे एक प्रॉब्लम हुई। मैं बहुत देर तक बिना किसी कामयाबी के जूझता रहा। जैसे ही मैं पूरी तरह खोया हुआ और कंफ्यूज्ड महसूस कर रहा था, अचानक मेरा दिमाग साफ हो गया और मुझे पर्पल ऑनरा महसूस हुआ। मुझे पता नहीं था सेक्ट मास्टर ली जुआनजी मुझे टेंशन और उम्मीद के मिले जुले भाव से देख रहे थे। यह देखकर कि मैं अपनी पहली कोशिश में ही इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी पा सकता हूं और यानलिंग स्क्वायर पर 3000 मील तक फैले शुभ बादलों के सीन को याद करते हुए उन्होंने खुद से कहा, मेरे जैसे टैलेंटेड इंसान के लिए, जिसके पास डिवाइन ग्रेड स्पिरिचुअल रूट है, पर्पल ऑनरा को महसूस करना बहुत आसान होना चाहिए, एक नेचुरल प्रोग्रेशन। फिर सबसे ऊंची छोटी से एक पर्पल झरना नीचे गिरा, जिससे बादल पर्पल रंग में रंग गए। किंग यून सेक्ट के सभी शिष्यों ने ऊपर देखा और 36 छोटी के गुरु उड़कर ऊपर आ गए। वे पूरी तरह हैरान थे, पूरी तरह से शॉक थे। यह पूरब से पर्पल ऑनरा के आने का संकेत था, दूसरी मुसीबत से निकलने का संकेत था। लेकिन सबसे ऊंची छोटी के नीचे सभी ने यही देखा। मुझे साफ तौर पर बहुत सारा पर्पल ऑनरा अंदर खींचता हुआ महसूस हुआ, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे मेन हॉल में कुछ नहीं दिखा। मैंने कंफ्यूजन में अपने गुरु से भी पूछा, क्या आपने पर्पल ऑनरा देखा? सेक्ट के गुरु को भी लगा कि मैंने पर्पल ऑनरा महसूस नहीं किया है
और उन्होंने मुझे दिलासा देते हुए कहा कि पहली कोशिश में महसूस न कर पाना नॉर्मल है। उन्हें पहली बार इसे महसूस करने में पूरा दिन और रात लग गई, और तब भी वे पर्पल एनर्जी की एक हल्की सी झलक ही महसूस कर पाए। उसी समय जब सबसे ऊंची चोटी पर पर्पल शैडो छा गई तो 3000 मील की पर्पल एनर्जी चांदी की नदी की तरह बह निकली। पूरा किंगेउन सेक्ट इस नजारे से घबरा गया। 36 शिखर गुरुओं ने सोचा, यह सोचकर कि यह 4 सेक्ट लीडर हैं जो मुश्किलों से गुजर रहे हैं, वे अपने दिव्य हथियारों के साथ दौड़े और अपने शिष्यों को मदद के लिए एक लाइन बनाने के लिए चिल्लाए। सेक्ट लीडर ने तुरंत बाहर आध्यात्मिक ऊर्जा की 36 लहरों को महसूस किया। शुरू में सोचा कि शीर्ष गुरु विद्रोह की साजिश रच रहे हैं। जब वह पूछने के लिए मेन हॉल से बाहर निकला तो उसने बैंगनी बादलों का विशाल समुद्र देखा और तुरंत महसूस किया, मैंने असल में 3000 मील पूरब की ओर बैंगनी ऊर्जा खींची थी। चुना हुआ व्यक्ति साधारण कैसे हो सकता है? उसकी नजर बहुत छोटी थी। हालांकि मुड़कर वह बहुत खुशी से झूम उठा। किंगयून सेक्ट को सच में सोना मिल गया था। जब सेक्ट लीडरों को पता चला कि यह मेरे सेक्ट में शामिल होने और इसे 2 घंटे से भी कम समय में पूरा करने का नतीजा था, तो वे सभी हैरानी से हाँफने लगे। जैसे जैसे बैंगनी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होती गई, वे अजीब तरह से पीछे हट गए। क्योंकि मेन हॉल एक लाइन से सुरक्षित था, मैं बाहर कुछ भी नहीं सुन सका और मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ था। मेन हॉल में लौटने के बाद सेक्ट लीडर ने अजीब तरह से कहा कि मुझे अपनी स्किल्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मैंने पर्पल एनर्जी को सक्सेसफुली महसूस कर लिया था। इसके बाद सेक्ट लीडर ने मुझे पहाड़ पर आधे रास्ते पर किलिन हॉल में बैठने को कहा, जबकि वह टूटे हुए गूज स्पिरिट क्रिस्टल को ठीक करने के लिए दौड़ पड़े। मैंने अपने मास्टर का दिया हुआ स्टोरेज बैग खोला, अलग अलग पीक मास्टर्स द्वारा मुझे दिए गए सभी खजाने डाले, उनके साथ खेला और उनकी लिस्ट बनाई और फिर अच्छी नींद सो गया। अगली सुबह जब दूसरे चेले और प्रोडिजी बड़ों के सरमन सुनने के लिए दौड़ रहे थे, मैं आराम से एक सीनियर अंकल के बगल में घूम रहा था। मैंने प्रोडिजी के बारे में पूछने के लिए भी समय निकाला, यह सोचकर कि सेक्ट ने उन्हें कोई ट्रांसपोर्टेशन टूल क्यों नहीं दिया। पीक मास्टर होंग के सरमन के दौरान सिमा जुन और यंग मास्टर ओयांग, जो पहले ही बेसिक बातें सुन चुके थे, घबराए हुए लग रहे थे, इधर उधर देख रहे थे। पीक मास्टर होंग, जो सबके साथ एक जैसा बर्ताव करने का दावा करते थे, उन्होंने उन्हें खूब डांटा और 3 दिन तक बिना खाना दिए अकेले रहने की सजा दी। यहां तक कि संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों को भी उनके सामने ठीक से रहना पड़ता था। बदकिस्मती से, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ गया था, इसीलिए ओल्ड होंग के प्रवचन के दौरान मैं खर्राटे लेने लगा, जिससे दूसरे शिष्यों को बहुत मजा आया। मेरा नश्वर शरीर, जो साधना की सतह को मुश्किल से छू रहा था, सिमा शुन और दूसरों का मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर ओल्ड होंग मुझे भी 3 दिन अकेले रहने की सजा देते तो शायद मैं भूख से मर जाता। फिर सख्त चेहरे के साथ होंग तियानाजियांग ने अपनी उंगली हिलाई और मेरे डेस्कमेट के पास हवा से एक रेशमी रजाई आ गई। उसे ढक दो, उसे सर्दी मत लगने दो। पूरी दुनिया चुप हो गई। कितना निष्पक्ष होंग तियानाजियांग। सिमा शुन, जिसे भी सज्जा मिली थी, सवाल के बिना नहीं रह सका। उसे बिना सज्जा के खुले में सोने की इजाजत क्यों थी? हांग तियानशियांग ने साफ साफ कहा कि वह दिव्य भूमि का चुना हुआ व्यक्ति है, जिसने एक ही दिन में 2 दिव्य घटनाएं शुरू की और इसलिए उसे खास देखभाल का हक है। सिमा शोन बस अपनी अकेली कैद में वापस जा सकता था। जब मैं उठा तो मैं बहुत शर्मिंदा था, सज्जा के डर से, और जल्दी से कहा, असल में मैं ठीक से सोया नहीं था। अचानक हांग तियानशियांग ने तुरंत प्रवचन खत्म होने की घोषणा की, मुझे वापस जाकर आराम करने को कहा और यह भी कहा कि मैं अपनी साधना में ज्यादा मेहनत न करूं। जब मैं लौटा तो मैंने अपने गुरु ली चांगशेंग को पहले से ही दरवाजे पर इंतजार करते हुए पाया। उन्होंने अपनी आस्तीन से एक मुड़ी हुई नोटबुक निकाली और मुझे देते हुए कहा कि यह दिव्य हुनर की दशकों पुरानी कीमती किताब है। फिर उन्होंने मुझे याद दिलाया कि दूसरे संप्रदाय जल्द ही मुझे लड़ाई के लिए चुनौती देने आएंगे। संप्रदाय का सबसे बड़ा टैलेंट होने के नाते मुझे शायद उसमें हिस्सा लेना ही होगा। हालांकि मैं बहुत टैलेंटेड था, लेकिन मैंने सिर्फ 1 दिन ही साधना की थी, इसीलिए मुझे शर्मनाक हार से बचने के लिए जल्दी से सेल्फ डिफेंस के लिए एक दिव्य क्षमता सीखनी थी। अगली सुबह मैं अपने लिए एक दिव्य क्षमता चुनने के लिए जिक्सियाओ पीक पर दिव्य क्षमता पैवेलियन गया। लेकिन जब मैं पैवेलियन पहुंचा तो मैंने देखा कि लिन किंगजू ने अंदर जाने से पहले अपनी कमर का टोकन दिखाया और फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास कोई टोकन नहीं है। पैवेलियन की रखवाली कर रहे बूढ़े आदमी ने मुझे तुरंत पहचान लिया।
और प्यार से मुझे अंदर आने दिया, जिससे मैं सभी मंजिलें घूम सका। मैं सीधे छठी मंजिल पर गया, जहां स्वर्गीय ग्रेड की दिव्य शक्ति छिपी हुई थी, और वहां अलग अलग आकार की 7 पत्थर की मूर्तियां थीं। जैसे ही मैं उन्हें ध्यान से देखने वाला था, किसी ने मुझे आवाज दी। इस व्यक्ति ने अपना परिचय हुआंग ताओ के रूप में दिया और कहा कि वह लुओशेन पीक संप्रदाय का शिष्य है और मेरा बड़ा भाई है। उसने उत्साह से मुझे पत्थर की मूर्तियों से मिलवाया और कहा कि स्वर्गीय ग्रेड की दिव्य शक्ति उनके अंदर छिपी हुई है और साधना शुरू करने के लिए व्यक्ति को उससे जुड़ना होगा। उन्होंने मुझे खास तौर पर चेतावनी भी दी कि जल्दबाजी में गलत दिव्य शक्ति को विकसित करने से मेरी नींव को नुकसान होगा। मैंने बीच में ड्रैगन और टाइगर पत्थर की मूर्ति को देखा, लेकिन मूर्ति पूरी तरह से स्थिर रही। हुआंग ताओ ने मुझे बताया कि यह एक हाई ग्रेड हेवनली ग्रेड ड्रैगन और टाइगर डिवाइन मूर्ति थी, जो बहुत शक्तिशाली थी। पिछला शिष्य जो साधना में फेल हो गया था, उसने न सिर्फ साधना के लेवल में तेज गिरावट देखी, बल्कि अपने आध्यात्मिक मूल गुण को भी स्वर्ग स्तर से पृथ्वी स्तर तक गिरते देखा। यह सुनकर मैंने इस खतरनाक चीज से पक्के तौर पर दूरी बना ली। मुड़कर मैंने देखा कि किन हाउटियन और लिन किंगक्स्यू भी छठे फ्लोर पर थे। किन हाउटियन काफी देर से यूनिवर्स में छिपे सूर्य और चंद्रमा पत्थर की मूर्ति के सामने पालथी मारकर बैठी थी, शायद उससे तालमेल बिठाने में नाकाम रही थी। दूसरी ओर लिन किंगक्स्यू पक्षी पत्थर की मूर्ति के सामने अपनी आंखें बंद करके महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ हासिल कर लिया है। मैंने यूनिवर्स में छिपे सूर्य और चंद्रमा पत्थर की मूर्ति को चुना, जिसे किन हाउटियन ने अभी अभी आजमाया था। पालथी मारकर बैठ गई और उससे तालमेल बिठाने की कोशिश करने के लिए तैयार हो गई। इस बीच सबसे ऊंची चोटी पर सेक्ट मास्टर ली जुआनजी एंड लुओशेन पीक मास्टर जांग वूजी पहाड़ पूजा समारोह पर चर्चा कर रहे थे। यह जानने पर कि मैं डिवाइन पावर पैवेलियन में हूं, सेक्ट मास्टर को अचानक ड्रैगन टाइगर डिवाइन अपीयरेंस टेक्निक याद आ गई और दोनों दौड़कर वहां पहुंचे। उन्हें डर था कि मैं इस खतरनाक डिवाइन पावर को बढ़ाने का रिस्क न लूं। डिवाइन पावर पैवेलियन के बाहर पहुंचने पर हुआंग ताओ बाहर आया और उन्हें बताया कि मैंने यूनिवर्स में छिपे हुए सन एंड मून का रास्ता चुना है, और आखिरकार दोनों ने राहत की सांस ली। झांग वूजी ने मजाक में कहा कि ड्रैगन टाइगर डिवाइन अपीयरेंस टेक्निक के अलावा दूसरी सुपरनैचुरल एबिलिटीज से कोई अजीब घटना नहीं हो सकती, जिससे ली शुआनजी को तसल्ली हुई। लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, डिवाइन एबिलिटीज पैवेलियन से एक भिन भिनाने जैसी आवाज आई और एक अजीब उतार चढ़ाव बाहर की ओर फैल गया। मैं यूनिवर्स में छिपे हुए सन एंड मून पत्थर की मूर्ति के सामने पालथी मारकर बैठा ही था कि मुझे उसके अंदर के उतार चढ़ाव मेरे दिल की धड़कन से मिलते हुए महसूस हुए। लॉजिकली सुपरनैचुरल काबिलियत पाने के लिए एक ही सोच काफी होनी चाहिए, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि यह परफेक्ट नहीं है। इसीलिए मैंने बार बार महसूस किया और खोजा, फिर भी मैं गहरे रहस्यों को नहीं समझ पाया। किन हाउटियन मुझे ध्यान से देखते हुए बुदबुदाया, एक डिवाइन ग्रेड स्पिरिचुअल जड़ को इसे आसानी से महसूस कर लेना चाहिए, है ना? लेकिन अंदर ही अंदर उसे उम्मीद थी कि मैं भी रेजॉन नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही मैंने दूसरे बेस्ट के लिए सेटल होने का फैसला किया, अचानक मेरा पत्थर की मूर्ति के साथ एक मजबूत कनेक्शन बन गया। रेजॉन नहीं हो पाया। अचानक मेरा पत्थर की मूर्ति के साथ एक मजबूत कनेक्शन बन गया। पत्थर की मूर्ति के अंदर सुपरनैचुरल काबिलियत का बहुत सारा कंटेंट मेरे दिमाग में सिल्वर ड्रैगन वाटरफॉल की तरह बह रहा था। जैसे ही पत्थर की मूर्ति जोर से कांपने लगी और तेज गर्जना करने लगी, किन हाउटियन और लिन किंगक्सू तुरंत चौंक गए और हैरान रह गए। डिवाइन पावर पैवेलियन के बाहर सेक्ट मास्टर ली जुआनजी और बाकी दो ने उतार चढ़ाव देखा। उनके हाव भाव एकदम बदल गए और उन्होंने तुरंत चेलों को निकालने का ऑर्डर दिया, सबको याद दिलाते हुए, डिवाइन पावर की घटना की खतरनाक ताकत बहुत ज्यादा है, तुरंत छिप जाओ। जैसे ही पवेलियन के अंदर के चेले तेजी से निकले, किन हाउटियन और लिन किंगक्सू भी एक एक करके बाहर निकल गए। सिर्फ मैं पत्थर की मूर्ति के सामने पालथी मारकर बैठ गया। पत्थर की मूर्ति और ज्यादा जोर से कांपने लगी और आखिर में जोर से फट गई। पहाड़, नदी, सूरज और चांद जैसी अजीब चीज मुझसे फैलने लगी। 7 मंजिला डिवाइन पावर पवेलियन तुरंत राख में बदल गया। ली जुआनजी और बाकी तीनों ली निंग के साथ राजधानी से निकल गए। उनके भूत डिवाइन पावर पवेलियन को घेर रहे थे, लेकिन अजीब चीज के असर से राजधानी में मौजूद भूत तुरंत फट गया और सबसे ऊंची चोटी पर सीट पर लगातार 3 धमाके हुए। यह एक सबसे बड़ी डिवाइन पावर के दिखने का इशारा था। 35 चोटी के मास्टर और 108 रक्षक दौड़े, किंग यून सेक्ट को उल्टा पुल्टा होते
और पहाड़ों, नदियों और मंदिरों का भ्रम देखकर सब हैरान रह गए। मैं खालीपन में मंडरा रहा था। दिव्य शक्तियां और नियम मेरे दिमाग में नदी की तरह उमड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मेरी हदें पार कर रहे थे। लाल सूरज डूब रहा था, चमकता चांद नदी में गिर रहा था और छिपा हुआ ब्रह्मांड अजीब घटनाओं में और भी अस्त व्यस्त होता जा रहा था। चोटी के मास्टर्स ने आह भरी। उन्हें लगा कि मेरा दायरा बहुत नीचे है और मैं आखिर में परम दिव्य शक्ति से चूक जाऊंगा। लेकिन इसी समय मेरे गुरु ली चांगशेंग गार्डियन टीम से बाहर निकले। उनके हाथों में दिव्य शक्ति कसकर थी और वे आगे बढ़ गए और वे चिल्लाए, लिन मोहेंग, तुम यह कर सकते हो। तुम्हारे गुरु को तुम पर विश्वास है। तुम निश्चित रूप से सूरज और चांद को पकड़ सकते हो और छिपे हुए ब्रह्मांड में व्यवस्था बहाल कर सकते हो। जैसे ही ली चांगशेंग ने बोलना खत्म किया, मैं अचानक खड़ा हो गया। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी शक्ति उमड़ रही थी। मैंने अपने दांत पीसे और सभी दिव्य शक्तियों और नियमों को अपने अंदर समा लिया। इस समय किंगदाओ का पहाड़ी चांद सीधा खड़ा हो गया। ताओवादी मंदिर की धूप वापस बहने लगी। उल्टा छिपा हुआ ब्रह्मांड वापस आ गया और सिकुड़ा हुआ सूरज और चांद मेरी हथेली पर आ गया। मेरे पैरों के नीचे पहाड़ी चांद ऊपर उठ गया, मेरे रूप को सहारा दे रहा था। मैंने अपनी आंखें खोली, उनकी रोशनी चमक रही थी और चिल्लाया, मैं सूरज और चांद को पकड़ता हूं। मैं आसमान से तारे तोड़ता हूं। इस दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं है। मेरी आवाज एक गूंजती हुई घंटी की तरह पूरे किंगयुन सेक्ट में गूंज गई। जैसे ही वह अजीब चीज धीरे धीरे सिकुड़ी और मेरे शरीर में मिल गई, कियानकुन डायग्राम मेरे पैरों के नीचे दिखाई दिया। मुझे भीड़ में ले गया। सेक्ट मास्टर ली जुआनजी बहुत खुश हुए और उन्होंने पूछा कि मुझे क्या इनाम चाहिए। मैं अपनी नई मिली दिव्य क्षमता की शक्ति को परखना चाहता था और मेरे बड़े भाई हुआंगताओ ने अपनी मर्जी से, यहां तक कि अपने साधना स्तर को आत्मा के दायरे तक कम कर दिया। मैंने कियानकुन रुई पर कदम रखा। मेरी बाहें कियानकुन डायग्राम को गले लगा रही थीं। जैसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे शरीर में तेजी से बढ़ी, कियानकुन डायग्राम 10 झांग से बढ़कर 100 झांग से ज्यादा लंबा हो गया। इसकी डरावनी ताकत आसपास फैल गई। हुआंगताओ को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने अपना सप्रेशन छोड़ने और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मैं पहले से ही हमला करने के लिए तैयार था। मैंने 100 फुट लंबा कियानकुन डायग्राम छोड़ा, उसे उस पर पटक दिया और चिल्लाया, सीनियर ब्रदर, भागो मत। सीनियर ब्रदर हुआंगताओ पीछे हटे और साथ ही अपना सप्रेशन भी छोड़ा और तुरंत अपना पीक युआन शेन रियल मोनरा वापस पा लिया। उसने सोचा कि इससे वह हमले का सामना कर पाएगा, लेकिन अगले ही पल कियानकुन डायग्राम उस पर टूट पड़ा। उस जरूरी पल में सेक्ट मास्टर ने दखल दिया, कियानकुन डायग्राम की पावर को फैला दिया और स्पिरिचुअल एनर्जी के उतार चढ़ाव को न्यूट्रलाइज कर दिया। धूल जमने के बाद मैंने देखा कि हुआंगताओ को कोई नुकसान नहीं हुआ था और मुझे थोड़ी निराशा हुई। सो कॉल्ड टॉप ग्रेड डिवाइन एबिलिटीज की पावर बस ठीक ठाक होती है। मेरी बातें सुनकर दूसरे शिष्य फूट फूट कर रोने लगे। मैं, एक नया शिष्य जिसने सिर्फ 3 दिन साधना की थी, असल में एक पीक युआन शेन रेल्म एक्सपर्ट को पीछे धकेलने में कामयाब हो गया था, जिससे उन्हें पूरा कचरा जैसा महसूस हो रहा था। सेक्ट मास्टर ली जुआनजी ने मेरे परफॉर्मेंस की